अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज 5 जून है। दुनिया भर में यौम माहौलियात मनाया जा रहा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ये कुराए अर्ज़ सिर्फ एक स्यारा ही नहीं बल्कि ज़िंदगी का सहारा है। इस साल की जो थीम रखी गई है यौम माहौलियात की, वो है ज़मीन की बहाली, सराज़दगी का खात्मा और कहत से बचाव के लिए हिकमत अमली। ये दिन हमें बढ़ते हुए ख़तरात की तरफ तवज्जो दिलाता है, जिससे माहौलियाती आलूदगी है और मौसमियाती तब्दीली के मामलात जो है वो बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे ख़तरात जैसे जंगलात की कटाई, आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली, प्लास्टिक वेस्ट और आबी ज़खायर की तबाही, ये सब वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा माहौल जो है वो उसको चैलेंजेस का सामना है। इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मलक अमीन असलम साहब ने, आप साबिक वज़ीर हैं माहौलियाती तब्दीली के। आफिया सलाम साहिबा ने, आप माहौलियाती साफ़ी हैं। और डॉक्टर तारक शरीफ ज़ादा साहब ने, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा सिलसिला शुरू करते हैं। मलक अमीन असलम साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को मालियाती आलूदगी, मालियाती तब्दीली के हवाले से किन चैलेंजेस का सामना है? और ख़ास तौर पे ये जो थीम इस दफ़ा रखी गई है, ज़मीन की बहाली, शहराज़दगी का खात्मा और कैद से बचाव की हिकमत अमली, इस हवाले से पाकिस्तान में क्या कुछ किया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल आज जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, इसका जो बेसिक थीम है वो प्लास्टिक पोल्यूशन की रखी गई है। जी। कि जो दुनिया को इस वक्त एक प्लास्टिक की पोल्यूशन का सामना है, उसके मुतालिक सारी दुनिया में आगाही को फैलाया जा रहा है। और पाकिस्तान इस मसले से बहुत सीरियसली दो चार है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है वो इस वक्त एशिया में सबसे ज़्यादा है। और बहन दुनिया में पाँचवें या छठे नंबर पे हम आते हैं। सही। तकरीबन 40 मिलियन टन प्लास्टिक जो है हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इसकी 70% प्लास्टिक वेस्ट है उसको फिर हम मैनेज नहीं कर सकते। सही। और ये फिर हमारे वाटर वेज के अंदर, हमारे ड्रेन्स के अंदर, हमारे ज़मीनों के अंदर और फिर हमारी अपनी बॉडीज़ के अंदर वापस आ रही है। और सही। ये बहुत अहम मसला है जिसको पाकिस्तान ने टैकल करना है। दूसरा जो इससे एसोसिएटेड मसला पाकिस्तान के लिए है और जी। जो दुनिया भी इस पे इस वक्त ध्यान दे रही है, वो है प्लास्टिक डंपिंग का। जी। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ा इंपोर्टर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट भी बन चुका है। जी। और इसमें ज्यादातर जो प्लास्टिक वेस्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हैजर्डस जी। वेस्ट है। तो सही। इसलिए ये बहुत अहम मसला है जिसके ऊपर पाकिस्तान को दुनिया के साथ मिलके इसका हल भी ढूंढना है। और इसमें अब जो इसकी जो ह्यूमन एक चैलेंज है उसको उसको फेस करना है। तो सही। दुनिया तमाम एक एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट की तरफ जा रही है। अभी वो एग्रीमेंट इन प्लेस नहीं आई, लेकिन उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है और पाकिस्तान उसका हिस्सा है। सही। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन बनने जा रही है। और ये जो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, जी। जी। इसकी इसका मकसद यही है कि आगाही पैदा की जाए इस मसले के ऊपर और तमाम मुल्कों को ये बात कराया जाए कि वो अपने अपने मुल्कों के अंदर अगर इंटरनेशनल ट्रीटी अभी नहीं भी बनी तो उसके ऊपर सही। एक्शन लेना शुरू करें। और एक 3R की पॉलिसी होती है जिसके जी। अंदर आप जिसका मतलब यह है कि आप इसको या रिसाइकल करें जी। या रिड्यूस करें सही। या फिर रीयूज करें। सही। और इसकी तरफ जाने की जरूरत है जी तमाम ठीक दुनिया है। को। जी ठीक है। अच्छा, आफिया सलाम साहबा, ये जिस तरफ इशारा किया है प्लास्टिक वेस्ट मलक अमीन असलम साहब ने, तो पाकिस्तान ने इसको निमटने के लिए क्या क्या कर रहा है? किस तरह के चैलेंजेस का सामना है? क्या इस वक्त पाकिस्तान जो इस वक्त प्लास्टिक पोल्यूशन का शिकार है, जो एक बड़ा चैलेंज है, इस हवाले से हुकूमत कुछ कर रही है? क्या कुछ इकदाम करने चाहिए कि हम इस हैज़ार्डस मटीरियल से अपनी जान छुड़ा सकें? जी, शुक्रिया बहुत बहुत मौका देने का। और यकीनन कि इस साल का जो थीम है बहुत ही एक गौर व के बाद ये थीम जो है वो चुनी जाती हैं। यूनेप की तरफ से ये उनका ऐलान होता है। जी। और अस्सलाम वालेकुम अमीन असलम साहब, बहुत अरसे के बाद आपसे यहाँ पे मुलाकात हो रही है। देखिए, मलिक अमीन असलम ने इसको क्लियरली बता दिया है कि ये एक आलमी मसला है जी। और पाकिस्तान भी ये बहुत ही एक गंभीर एक मसले की सूरत इख्तियार कर गया है, क्योंकि जी। हमने बहुत अरसे तक इस पे कोई खास तवज्जो दी नहीं थी। सही। लेकिन अब ये इतना बहुत ज्यादा ये एक इतना बड़ा मसला हो गया कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसको टैकल कैसे करें। सही। बिल्कुल सही बात है कि प्लास्टिक ट्रीटी की तरफ दुनिया जा रही है। पाकिस्तान उसमें यकीनन हिस्सेदार बनेगा जी। और उसने अपने इंटेंट शो किए।
लेकिन उसके साथ साथ वो पॉलिसी गाइडलाइन भी बन रही हैं अपने मुल्क की हद तक। हम सही। वक्तन फवक्तन बैन तो सुनते रहते हैं कि जी आज ये हुकूमत ने बैन लगा दिया, जो सूबाई हुकूमत ने लगा दिया, सेंटर ने लगा दिया प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पे। जी। लेकिन वो कोई हल नहीं है इस मसले का। ये बाकायदा एक 360 डिग्री हल की तरफ जाने की जरूरत है, सही। क्योंकि सिर्फ वो प्लास्टिक शॉपिंग बैग हमारा मसला नहीं है। प्लास्टिक वेस्ट जो है हमारी फूड चेन का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि सही। हमें तो सिर्फ ये बड़ी बड़ी चीजें नजर आती हैं कि प्लास्टिक की थैलियां हैं या प्लास्टिक की बोतलें, जिनको जो कि प्लास्टिक है भी नहीं, पीईटी बॉटल्स हैं जो कि 100% रिसाइक्लेबल हैं, जिनको हम फेंक देते हैं बाकी कचरे में, जिस वजह से वो फिर वेस्ट का हिस्सा बनती हैं। सही। तो सिर्फ ये नहीं है, ये आपके पास माइक्रो से नैनो प्लास्टिक तक की है। सही। आपके माइक्रो बीड्स हैं जो कि आपके जी वाटर जी। वेस्ट के साथ आपकी जी आबी ठीक है। हयात के हिस्सा जी बन ठीक गए है। हैं। तो वो आबी हयात गजा की सूरत में हमारे अंदर जाती है, जी तो जी। इंसानी जिस्म और ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो हैं उनके खून में भी इसके वाकयात पाए गए हैं। जी ठीक इससे है। ज्यादा खतरनाक क्या बात हो जी सकती है? ठीक है आफिया असलाम साहबा। अच्छा मलक अमीन असलम साहब, ये प्लास्टिक वेस्ट है पाकिस्तान में, जैसे आपने पूरा नक्शा खींचा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? ये जैसे कहते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट से कोई रोड्स भी बनाई जा रही हैं, जैसे लाहौर में एक मॉडल रोड बनी है, इस तरह का कोई मैसेज इसका यूज़ हो जहाँ पे इसको डिपॉजिट किया जा सके, इसको किसी पॉजिटिव इस्तेमाल में लाया जा सके, ताकि ये हमारी ज़िंदगियों में जहर न घोल सके। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया जो वो 3R पॉलिसी की तरफ है कि या तो इसको आप रिसाइकल करें, जी या फिर इसको आप रिड्यूस करें, कम ठीक करें, है। और तीसरा ये कि इसको रिफ्यूज करें कि आप प्लास्टिक ठीक है। को इस्तेमाल करना ही उसकी जगह ऑल्टरनेट इस्तेमाल करें। ठीक लेकिन जो है। आफिया ने बात की वो बड़ी ज़रूरी है कि सिर्फ पॉलिसियां बनाने से ये इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, और यही दुनिया के जिन ममालिक में ये किया गया है वहां पर यही सीखा गया कि पॉलिसी एक एस्पेक्ट है। सही। दूसरा इसका जो बड़ा एस्पेक्ट है वो बिहेवियर चेंज का है कि इंसानों को और अपने मुल्क की पॉपुलेशन को ये चीज बावर कराई जाए, अवेयरनेस कराई जाए। उसमें मीडिया का बड़ा रोल है। और सही। आप जिस तरह आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि ताकि जी। लोगों को समझ आए कि सही। ये मसला सिर्फ दूसरे ममालिक का नहीं है या किसी और का नहीं है, आपका अपना मसला है, आपकी सही। अपनी जिंदगी का मसला है। क्योंकि ये सही। प्लास्टिक जो आज आप अपने हाथ में एक प्लास्टिक शॉपर लेकर उसको फेंक रहे हैं, ये घूम फिर के वापस आपके अंदर ही आ रहा है। सही। क्योंकि जब ये पानी में जाता है या जमीन के अंदर जाता है और फिर वो उधर से इसके जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो स्टडीज मौजूद हैं कि जो कि आपके अंदर सही। वापस आप खानों के जरिए आपके पास आपके पेट में वापस आ रही है, और ये फिर कार्सिनोजेनस भी होता है और इसमें जी और बिल्कुल। बीमारियां से पैदा होती हैं। तो इसलिए ये और ये मसला, इसमें बिहेवियर चेंज का भी मसला है, इसके अंदर पॉलिसी का भी मसला है, और उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम साथ एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड भी दें जी। कि लोगों को, जो प्लास्टिक की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी इस वक्त बिल्कुल। पाकिस्तान में, ये अगर मैंने जिस तरह आपको फिगर्स बताई हैं, ये दुनिया के सबसे मतलब बड़े फिगर्स हैं जी कि बिल्कुल। आप 4 लाख टन जो है वो मिलियन टन जो है उसको आप सारे साल में इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसके पीछे एक प्रोड्यूसर्स की पूरी एक इंडस्ट्री है, नौकरियां लोगों की, जी। उसको उनको पूरी अपने इकॉनमी है ऑल्टरनेट इसके की तरफ पीछे। लेके जाना है, और जी पूरी ठीक है। इकोनॉमी है जी। उसको अपनी शिफ्ट करनी है, उसको एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड की तरफ लेके जाना है। जी। जिस तरह कपड़े के बैग होते हैं, बायोडिग्रेडेबल बैग्स होते हैं, उनकी तरफ लेके जाना है। गवर्नमेंट को उसके अंदर इंसेंटिव देने की जरूरत है। जी। तो इसलिए ये तीनों चीजें जब इनकम्पस करके हुकूमत इसको लेती है तो फिर ये एक सक्सेसफुल पॉलिसी बनती है। जी ठीक है। खाली बैन लगाने से इसमें मतलब इसमें ये जो हमारी रिप्लेसमेंट लाना बहुत ज़रूरी है ग्रेजुअली, ताकि ऐसी चीज़ें लाई जाएं जिससे इंडस्ट्री भी बच सके और पब्लिक को इसके मुतबादल को अशिया भी मिल सके। बिल्कुल। अच्छा आसिया सलाम साहिबा, ये इस दीगर भी मौलियाती मसाइल है जैसे ग्लेशियर का पिघलना, मौसमों की बेतरतीबी और आलूदा पानी, इस हवाले से पाकिस्तान हुकूमत या दीगर इदारे क्या कर रहे हैं? देखिए, मुख्तलिफ इदारे बहुत कुछ कर रहे हैं, मखसूस इदारे उनके लिए कायम भी किए गए हैं इन तमाम मसाइल के लिए। आपने ग्लेशियर्स के पिघलने का जिक्र किया, तो यूएनडीपी की इमदाद से और नेशनल हमारा जो मेट ऑफिस है उसके साथ मिलके एक पहले ब्लॉक 1 प्रोजेक्ट था जो तकमील को पहुंचा, वो चित्राल और गिलगित के अंदर था। जी। चित्राल में उसमें इतनी ज्यादा कामयाबी हमें नहीं हुई क्योंकि वहाँ के जोग्राफिया मुख्तलिफ है गिलगित से, और वहाँ पे बहुत ज्यादा पैमाने पे जो है दरख्तों की कटाई हुई है, जिसकी वजह से तबाही आती रही। जी। गिलगित में कई जगहों पे कई कम्युनिटीज क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा मुतहरिक हैं, तो कदरे बेहतर वहाँ पे नताई नजर आए। लेकिन ये एक कुदरती, अब ये एक साइकिल शुरू हो चुका है ग्लेशियर्स के पिघलने का। जी। जरूरत इस अमल की है, और जो कि एक आलमी इकदाम के जरिए ही इसको रोक सकते हैं।
के टेम्परेचर राइज को रोका जाए। अब वो हम वो तो नहीं कर सकते क्योंकि हम उसमें उसके राइज में भी हमारा कोई बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने अपने लोगों को बचाना है, हमने अपनी जमीन को बचाना है, हमने अपने वसाइल को बचाना है। तो उसके बाद अब ब्लॉक 2 प्रोजेक्ट जो है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें कम्युनिटी की ट्रेनिंग भी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगाना भी है। उसमें देखना है कि किस तरीके से पानी का जो बहाव है वो आबादी से दूर कैसे लेके जा सकते हैं, आबादी को किस तरह बचा सकते हैं। जी ठीक है आफिया और इस्लाम ये साहिबा। भी देखिए कि ये ग्लेशियर्स का पिघलना जो है वे ये सिर्फ आपके जो शुमाली इलाका जाते हैं उससे असरअंदाज नहीं होगा। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ये तो हमारे जो एक साफ पानी का जखीरा है वो खत्म होगा। तो डाउन स्ट्रीम हमारा तो पूरा जो सिस्टम है वो सिर्फ 30% मानसून की बारिश पे डिपेंडेंट है, बाकी तो सब ग्लेशियर मेल्ट पे है। तो अगर ये ग्लेशियर पिघल गए तो फिर उसके बाद हमें वाटर स्कार्सिटी का जो एक बहुत बड़ा मसला आएगा, हमें उसकी तरफ भी नजर रखती है। तो हमें कंजर्वेशन की तरफ जी ठीक है आफिया इस्लाम साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मलक अमीन असलम साहब, ये बिलियन ट्री सुनामी था, उसकी क्या अफादियत थी, किस हद तक ये मुकम्मल हुआ, और अगर ये मुकम्मल हो जाता कुल्ली तौर पे तो हम कितना मालियाती तौर पे हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता? देखिए, जो बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट था वो तो केपी में स्टार्ट किया था और वो अब उसने अपनी जो टारगेट है वो पूरा किया था और बजट से कम में, मतलब वो तकरीबन 21 अरब रुपए का उसका PC1 था और 14 अरब में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था और 1.18 बिलियन जो जो दरख्त वो लगे थे उस वक्त केपी के अंदर। उसके बाद हमने एक 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसकी तमाम पाकिस्तान के अंदर जिसकी स्प्रेड थी और उसमें जो टारगेट अचीव हुआ था उस गवर्नमेंट में वो तकरीबन 3.1 बिलियन का था जो उसमें अचीव हो गया था। उसके बाद जो मुझे खुशी इस बात की है कि ये इस गवर्नमेंट ने भी वो प्रोजेक्ट बंद नहीं किया और वो प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है, जो कि उसका नाम तब्दील कर दिया गया, जिस पे मुझे थोड़ी सी तशवीश है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका था और पाकिस्तान उस नाम से कई जगह पे पॉजिटिवली पहचाना जा रहा था। तो उस ब्रांड को खत्म करके ये ग्रीन पाकिस्तान के नाम से वही प्रोजेक्ट चल रहा है और जैसे मैंने कहा अच्छी बात यह है कि उसकी फंडिंग अभी भी आ रही है क्योंकि तकरीबन आई थिंक 70% फंडिंग आ रही है, 30% कम की गई है। तो अभी मुझे इस वक्त एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, लेकिन वो एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है और ये एक मसला भी जो है ये एक गवर्नमेंट का नहीं है या दो गवर्नमेंट्स का नहीं है, ये आपने कंटिन्यूसली इसको चलाना है क्योंकि ये जितना आप लगाएंगे उतना ही कम है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर तरीन ममालिक में शुमार होता है। जो अभी रिसेंट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि जो 2022 के अंदर पाकिस्तान नंबर 1 था दुनिया के अंदर जब ये हमारा सुपर फ्लड आया था जिसमें पाकिस्तान मुतासिर हुआ। वो जो फ्लड आया था उसको इस वक्त उन्होंने जो उसका तखमीना लगाया उसमें ये मतलब दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर था, सबसे महंगा नेचुरल डिजास्टर था। तो ये पाकिस्तान ने ये चैलेंजेस आगे भी आने वाले सालों में फेस करने हैं। जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, जो आफिया बात कर रही थी कि जो सारी हमने डेवलपमेंट का अपना पैराडाइम चेंज करना है, हमने इसको क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है और अपॉर्चुनिटी ये है कि पाकिस्तान ने इस वक्त क्लाइमेट फाइनेंस को एक्सेस कर लिया है। इस वक्त पाकिस्तान में इस साल में मैं आपको बात कर रहा हूँ तो वर्ल्ड बैंक ने आपको 20 अरब डॉलर दिए हैं अगले 10 साल के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट के लिए। IMF ने आपको जो 1.4 बिलियन डॉलर का लोन दिया है इस साल, वो भी क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की फैसिलिटी से दिया है आपको। इसी तरह आपने 2 सुकूक बॉन्ड और पैंडा बॉन्ड्स इशू किए हैं। ये तमाम आपको एक पैसा एक पॉट ऑफ मनी दे रही है कि आप अपनी डेवलपमेंट और अपने ग्रोथ को क्लाइमेट रेजिलिएंट तरीके की तरफ चेंज करें। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह प्रायोरिटाइज करते हैं, किस तरह उसके प्रोजेक्ट बनाते हैं और किस तरह उसको इंश्योर करते हैं कि वो ग्राउंड पे लगे जाके सिर्फ किताबों में और पॉलिसियों में ना रह जाए, प्रैक्टिकली भी कुछ काम हो सके। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा आफिया इस्लाम साहब, आप क्या समझते हैं कि अवामी आगाही कितनी ज़रूरी है इस मौलियाती तब्दीली के मसले से निपटने के लिए, और मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर है उनकी कितनी जिम्मेदारी है कि मुल्क को इस मसले से निकालने के लिए अपना जो किरदार है वो अदा करें? जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मीडिया क्योंकि एक ब्रिज है अवाम के दरमियान और पॉलिसी मेकर्स के दरमियान। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक, अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक इजाफा कर दूँ जो मलिक साहब ने गिनवाई हमें जी। जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने क्लाइमेट फाइनेंस को इस वक्त एक्सेस किया है वो ना लोन है ना इस तरह के कोई और कोई मशरूत चीज है, वो डेल्टा ब्लू कार्बन के जरिए थिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने
पाकिस्तान के मैंग्रोव्स के जरिए कार्बन क्रेडिट्स हासिल किए हैं सही। और जो अगले 60 साल तक हमें उसका बेनिफिट होगा। तो सही। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है जी। दुनिया के ये जो नए आपके फाइनेंशियल मैकेनिज्म है वो एक्सेस करने का। जहाँ जी। तक आगाही की बात की आप, तो अब कुछ उसमें इजाफा हुआ है। इन्फ्लुएंसर भी जरूर इसमें हिस्सा लें, बाकी मेनस्ट्रीम मीडिया भी इसमें उन पे जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ ये है कि हम इस तरह के सिर्फ आलमी दिन पे और या कोई खुदा न खास्ता जब बहुत बड़ा कोई हमारे यहाँ सान्या होता है, कुदरती हादसा होता है, उस वक्त से तो हम सही। इन मौजूआत पे बात ना जी करें, ठीक क्योंकि है। ये हमारे जिंदगी के हर शोबे को जी ठीक है। मुतासिर कर रहे हैं। जी ये ठीक है। हमारे हेल्थ के शोबे को भी, हमारे एजुकेशन के शोबे को जी। भी, हर शोबा, बिजनेस, लाइवलीहुड, हर जी चीज ठीक इससे है। मुतासिर हो जी रही है। ठीक है, आफिया तो सलाम इसकी साहिबा। बात करने की क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में जी। नहीं है, पूरे डेवलपमेंट के सेक्टर के हवाले जी से ठीक बात है। करने की जी जरूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा मलक अमीन असलम साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या तजावीज़ देना चाहेंगे आज यौम मौलियात के मौके पे कि किस तरह के इकदाम किए जाने चाहिए ताकि पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निपटने में आसानी पैदा हो सके? देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो मैसेज है वो यही है, जो ग्लोबल मैसेज है जी कि स्टॉप प्लास्टिक पोल्यूशन। कि जो प्लास्टिक की ठीक है। पोल्यूशन है ये हमें अपनी जात को खा रही है, तो इसलिए हमें कोशिश जी करनी चाहिए कि हम वापस उस तरफ जाएं जिस तरफ हम पहले थे। अपने रीयूजेबल बैग इस्तेमाल करते थे और कम से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करते जी थे। तो ठीक है। हमें, जो मैंने 3 Rs को आपको बताया था, उसमें जो तीसरा आर है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप रिफ्यूज करें। सही। आप कंज्यूमर हैं, जी। अगर आप रिफ्यूज करेंगे तो ये प्लास्टिक पोल्यूशन खुद ही खत्म हो जी जाएगी। ठीक है। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने जाती तौर पे अपने ऊपर तो इसको लागू करें बगैर बजाय दूसरों को जी। इसका हरकतबाज करने के। और जी। दूसरा यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए पैगाम है कि खुदारा आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि अगर सही। आपने एक्सेस कर ली है जी। क्लाइमेट फाइनेंस। दुनिया आपको आपकी डेवलपमेंट को जो क्लाइमेट चेंज की लेंस के थ्रू देख रही है। जी। जी। अब ये हम हमारे ऊपर है कि हम अपनी अपनी प्रायोरिटीज को खुद सेट करके जी उनको बिल्कुल ठीक। प्रोजेक्ट्स में तब्दील करें और ग्राउंड के ऊपर जी लेकर आए। बिल्कुल, आपकी तो बात ये बिल्कुल करने ठीक के है। लिए जी। जी। हमें कोई और नहीं सिखाएगा। जी ठीक है। जी बहुत शुक्रिया मलक अमीन असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आफिया सलाम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाज़िर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।